नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे रीतिकाल के 5 महत्वपूर्ण कवियों के ऊपर जो कि रीतिबद्ध से अलग है, जिसमें नाम है बनवारी, सबल सिंह चौहान, छत्र सिंह, वृंद और बैताल। प्रिय विद्यार्थियों, इन पांचों कवियों में आपने सबल सिंह चौहान, वृंद और बैताल से संबंधित पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों को जरूर देखा होगा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और सीरीज के अंतर्गत टॉपिक 48 पर हम आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अंत तक इन पांचों कवियों से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या-क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो बनवारी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास प्रसिद्ध है कि सलावत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खां को वहीं मार डाला। इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पद्यों में मिलता है। तो बनवारी कवि का वैसे जिक्र हम प्राय कविताओं में कम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनको कि थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इनका जो संबंध था महाराज जसवंत सिंह जहाँ महाराज थे वहीं कुछ रचनाएं भी इन्होंने की हुई है। उन्हीं के बड़े भाई अमर सिंह के संपर्क में बनवारी कवि हुआ करते थे और देखने से ये लग रहा है कि बनवारी कवि बड़ा उग्र थे, तुरंत इनको गुस्सा इत्यादि भी आ जाता था। और यहाँ पर इनके इनसे जोड़ा गया सलावत खां और अमर सिंह के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद होता है और सलावत खां ने अमर सिंह को कह दिया गंवार। और इतने ही कहने पर इन्होंने तुरंत बनवारी कवि ने तुरंत तलवार निकाली और सलावत खां को वहीं मार डाला। और इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन कुछ पद्यों में दिखाई पड़ता है, हम उसे देखते हैं। बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बनवारी कवि की खास विशेषता बताई कि ये अपने पद्यों में यमक अलंकार का प्रयोग ज्यादातर करने की कोशिश किया करते थे। वो कैसे करते थे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार यमक अलंकार के लक्षण क्या है और किस तरीके से इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। जहां बनवारी कवि ने श्रृंगार रस की कविता तो लिखी, लेकिन इन कविताओं में यमक की प्रधानता है। जैसे धन्य अमर क्षिति छत्रपति, अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान, उत गकार मुख ते कढ़ी, इते कढ़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं, भई कटारी पार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओजपूर्ण पंक्तियां भी हैं और साथ में यमक अलंकार का प्रयोग करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कड़ी कड़ी शब्द 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो बनवारी कवि की ये पंक्तियां हैं। आगे और भी कुछ पंक्तियां हैं। आनी कै सलावत खां, जोर कै जनाई बात, तोरी धर पंजर करेजे, जाय कर की, तिलीपति शाही को चलन चलबे को भयो, गाजियो गज सिंह को सुनी जो बात बर की, कहे बनवारी बादशाही के तखत पास, फरक फरक लोथ लोथिन तो अरकी, कर की बड़ाई के बड़ाई, बाहिबे की करो, बाढ़ की बड़ाई के बड़ाई, जमधर की। तो आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक बार प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे जैसे आप देखिए बड़ाई, फरक फरकी। ठीक है, तो यहाँ पर लक्षण के आधार पर यमक का प्रयोग करने का प्रयास बार बार बनवारी कवि अपनी कविताओं में कर रहे थे। कुछ और उदाहरण भी हैं। नेह बरसारे तेरे नेह बरसाने देखी,
यह बरसाने भर मुरली बजावेंगे, साजू लाल सारी, लाल करे लाल सारी, देखिबे की लाल सारी, लाल देखे सुख पावेंगे। तू ही उर्वशी, उर्वशी नाही और ती, कोटि उर्वशी तज तोसो चित लावेंगे। सजे बनवारी बनवारी तन आभरण, गोरे तनवारी बनवारी आज आवेंगे। तो इन पदों में भी आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं यमक का प्रयोग बार-बार करने का प्रयास बनवारी कवि कर रहे हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं इनके बहाने आपके दिमाग में यमक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और लक्षण आए होंगे। अगर यहाँ से बनवारी से प्रश्न नहीं भी आए, तो कम से कम यमक अलंकार की पंक्तियों को आप अच्छे से पकड़ पाएँगे। अगले कवि हैं जिनका नाम है सबल सिंह चौहान। अपेक्षाकृत ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के वीडियो लेक्चर के दृष्टिकोण से। सबल सिंह चौहान के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं। और जब भी किसी कवि के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीधे शिव सिंह सेंगर के पास जाते हैं और उनके आधार पर अपनी बातों को कहते हैं। लिखते हैं कि शिव सिंह जी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटावे के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह जी ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में लिखी है। ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आप सबल सिंह चौहान से देख रहे हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि महाभारत की कथा को दोहों और चौपाइयों में किसने लिखा है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो नाम है सबल सिंह चौहान। अक्सर हमने देखा कि दोहों और चौपाइयों में रामचरितमानस और पद्मावत इत्यादि लिखा गया है, लेकिन उसी पैटर्न को अपनाते हुए सबल सिंह चौहान ने महाभारत की कथा को दोहों और चौपाइयों में लिखने का प्रयास किया है और ये प्रश्न के तौर पर परीक्षाओं में खूब पूछा गया है। आगे लिखते हैं कि इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे इन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया है। यानी कि बहुत सारा वक्त लगा है इसको पूरा करने में। अगर इन दोनों तथ्यों में आप 57 घटा देंगे, तो आपको ईस्वी का पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि महाभारत की कथा को दोहों और चौपाइयों में लिखने के लिए सबल सिंह चौहान ने कितना वक्त लिया था। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषा अनुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा था, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, क्योंकि ऋतु संहार एक ऐसी रचना है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि संस्कृत के किस कवि की रचना है, लेकिन हिंदी के कवियों में भी इसका काफी प्रभाव रहा है, खासतौर से अनुवाद के दृष्टिकोण से। तो ऋतु संहार का भाषा अनुवाद करने का प्रयास सबल सिंह चौहान ने किया था, हालांकि ये बहुत प्रसिद्ध नहीं हो पाया। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध है। यानी कि आपको तमाम तथ्यों में से एक तथ्य ध्यान में रखना है कि महाभारत की कथा दोहों और चौपाइयों में लिखने का प्रयास सबल सिंह चौहान ने किया था। उसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी तरह समझाई गई है। रचना का ढंग नीचे के अवतरण से विदित होगा। यानी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से रामचरित मानस लिखकर तुलसीदास ने लोक में उसको प्रसिद्ध किया, उसी तरीके से सबल सिंह चौहान ने महाभारत की कथा को दोहों चौपाइयों में लिखते हुए लोकमानस में प्रसिद्ध करने की कोशिश की है। इसलिए उनकी भाषा क्या रही? सीधी सादी रही। ये शब्द भी व्याकरण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। अब हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे वो सीधी सादी रही। अभिमन्यु धाई खड़ग पर हारे, समुख जे ही पायो ते ही मारे, भूरिश्रवा बाण 10 छांटे, कुंवर हाथ के खड़गहि काटे, 3 बाण सारथि उर मारे, 8 बाण ते अश्व सहारे, सारथि जुझ गिरे मैदाना, अभिमन्यु वीर चित्त अनुमाना, यही अंतर सेना सब धाई,
मारु मारु कै मारन आई, रथ को खैंची कुंवर कर लिन्हे, ताते मार भयानक किन्हे, अभिमन्यु कोपी खंभ पर हारे, इक इक घाव वीर सब मारे, अर्जुन सुत इमि मार किए, महावीर प्रचंड, रूप भयानक देखियत, जिमि जम लिन्हे दंड। तो इस तरीके से लग रहा है कि हम कहीं न कहीं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या फिर रामचरितमानस की कोई पंक्ति को पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबल सिंह चौहान ने महाभारत को दोहों और चौपाइयों में लिखने का प्रयास किया और ये प्रसंग आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसे हुए थे, वहीं का प्रसंग यहाँ पर उठाया गया है। आगे बात करते हैं। अगले जो कवि हैं वृंद कवि, जो कि महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। इनसे भी प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता रहा है। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये मेड़ता यानी जोधपुर के रहने वाले थे और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शब्द लगा हुआ है, तो आपको भक्ति काल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री का नाम जरूर ध्यान में आना चाहिए। ये मेड़ता जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। यानी कि वृंद सामान्य व्यक्ति नहीं थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जब मैं बना रहा हूं तो भूकंप आया हुआ है, यहाँ पर सारी चीजें हिल रही हैं। ठीक, खैर देखते हैं, समाचार पत्र में हो सकता आ जाए। तो वृंद के बारे में एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये मेड़ता के रहने वाले थे और राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे। ढाके तक मतलब आप देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका है, वहां तक ये औरंगजेब की फौज में गए हुए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान हैं। यानी कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, तब तक वे वृंद के परिवारजनों का भी पता लगा चुके थे कि वो लोग कहाँ पर हैं। तो कृष्णगढ़ में वो लोग रहा करते थे। इनकी वृंद सतसई संवत 1761, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है कि वृंद सतसई, अपने नाम के ऊपर ही इन्होंने एक सतसई लिखी है। लेकिन आप रीतिकाल में देखेंगे कि ढेर सारी सतसई लिखी गई हैं। ठीक है, उसमें से बिहारी सतसई, वृंद सतसई, यमक सतसई, तमाम सतसइयां लिखी गई हैं। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई लिखी है और किसने नहीं लिखी है। एक पूरा ग्रुप दे दिया जाता है और उसी के आधार पर सवाल पूछा जाता है। तो वृंद सतसई कैसी रचना है? इसमें नीति के 700 दोहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि बिहारी सतसई में ही 700 दोहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वृंद सतसई में भी 700 दोहे हैं। ये आपको एक नया तथ्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। हालांकि आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पिन करने की जरूरत है अपने दिमाग में कि 700, इसीलिए इसको सतसई भी कहा गया है। ऐसे ही सतसई नहीं कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यदि आप परीक्षा में जाते हैं, आपको नहीं पता है कि वृंद सतसई में कितने दोहे हैं, तो भी आप अनुमान से बता सकते हैं। हालांकि बिहारी सतसई के दोहों को लेकर अलग अलग आलोचकों में मतभेद रहा है। ठीक है, अलग अलग उसकी संख्या बताई गई है, कहीं 700 है, कहीं 713 है, कहीं 719 है। लेकिन वृंद सतसई में दोहों की संख्या एग्जैक्ट 700 बताई जा रही है और सभी दोहे किस तरीके के हैं? नीति परक। इसीलिए इसको हम रीतिबद्ध कविता से अलग देख रहे हैं। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव पंचाशिका नाम की 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली हैं, पर इनकी ख्याति अधिकतर शुक्तिकार के रूप में ही है। यानी कि वृंद की कम से कम आपको 3 रचनाएं ध्यान में रखनी है: वृंद सतसई, श्रृंगार शिक्षा और भाव पंचाशिका। भाव पंचाशिका और श्रृंगार शिक्षा दोनों रस से संबंधित पुस्तकें हैं। कुल मिलाकर इन्होंने रचनाएं तो की हैं, लेकिन अगर इनकी प्रसिद्धि के बारे में हम बात करें, ख्याति के बारे में बात करें, तो ये सूक्तिकार के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं।
तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कवि और सूक्तिकार में क्या अंतर होता है उसके ऊपर चर्चा की हुई थी। सूक्तिकार का मतलब यही था कि हृदय ग्राही होना और अनुभूतियों को सामने रख देना, मार्मिक पक्षों को रखना। तो कैसे यहाँ पर है हम देखते हैं। वृंद सतसई के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं। भले बुरे सम भले बुरे सब एक सम, जौ लौ बोलत नाहि, जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माय। हितहु को कौ कहिए न तेहि, जो नर होय अबोध, ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाए क्रोध। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवरिन सत्सई के दोहे दिए गए और ये नीति परक है कि भले बुरे सब एक सम, जौ लो बोलत नाय। तो ये सभी पंक्तियां भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं कि आखिरकार किसकी हैं। तो अब आप तुरंत अपने दिमाग में ला देंगे कि ये वृंद द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है छत्र सिंह कायस्थ। तो छत्र सिंह को हम ध्यान में रख सकते हैं। इनके से संबंधित प्रायः परीक्षा में कम ही सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी बदलते हुए पैटर्न में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो छत्र सिंह कायस्थ के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नाम की पुस्तक संवत 1757 में लिखी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। एक चीज यहाँ पर स्पष्ट होगी कि जब भी किसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक रचना प्रसिद्ध होती है तो एक से अधिक कवि उस पर काम करने लगते हैं। अभी हमने देखा कि महाभारत पर काम किया सबल सिंह चौहान ने। आप छत्र सिंह को भी देख रहे हैं कि इन्होंने महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में लिखा है, जबकि सबल सिंह चौहान ने दोहों और चौपाइयों का प्रयोग किया, लेकिन छत्र सिंह ने एक से अधिक छंदों का प्रयोग किया है। और इनकी रचना का नाम है यहाँ पर विजय मुक्तावली। पूछा जा सकता है, अगर ये सवाल आता है तो एक तरीके से नए सवालों में से एक हो। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में है और कहीं कहीं कविता बड़ी ही ओजस्विनी। कुछ उदाहरण लीजिए। जाहिर सी बात है कि महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कोई भी कविता ओजपूर्ण होगी, उसमें वीर रस की प्रधानता हो सकती है। तो उदाहरण हम देखते हैं, इसमें भी वही अभिमन्यु इत्यादि की ही बात की गई है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन जब आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पंक्तियां कैसी हैं। निरखत ही अभिमन्यु को विदुर डुलाए शीस, रक्षा बालक की करो हवै कृपाल जगदीश। आपुन कांधो युद्ध नहीं, धनुष दियो भुवडार, पापी बैठे गेह कत, पांडु पुत्र तुम चार। पौरुष तज लज्जा तजी, तजी सकल कुलकान, बालक रनहि पठाए के, आपहु रहे सुखमान। यानी कि कहीं न कहीं अभिमन्यु को फंसा हुआ मानते हैं और पांडव पुत्रों को ही सवाल के घेरे में रखा हुआ है छत्र सिंह। कवच कुंडल इंद्र लीने, बाण कुंती ले गई, भई बैरनि मेदिनी, चित्त चित्त कर्ण के चिंता भई। तो यहाँ पर पूरा महाभारत का दृश्य आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से अभिमन्यु, पांडु पुत्रों और कर्ण, कुंती इत्यादि, और जो भी किस तरीके से इंद्र ने रूप धारण करते हुए कुंडल कवच इत्यादि दान में मांग लिया था, वो सारी घटनाएं यहाँ पर छत्र सिंह ने एक सीधी सादी भाषा में प्रस्तुत किया है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है बैताल। ये भी प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं और कुछ कुछ आप देखेंगे कि वृंद से मिलती जुलती बातें दिखाई पड़ेंगी। बैताल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, ये जाति के बंदी जन थे और राजा विक्रम शाही की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरखारी वाले प्रसिद्ध विक्रम शाही ही हैं, जिन्होंने विक्रम सतसई आदि कई ग्रंथ लिखे हैं और जो खुमान प्रताप कई कवियों के आश्रयदाता थे, तो बैताल का समय संवत 1839 और 1886 के बीच में मानना पड़ेगा। परसी सिंह सरोज में इनका जन्म काल संवत 1734 लिखा हुआ है। बैताल ने गिरिधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलियां
विक्रम को संबोधन करके कही गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि बैताल की चर्चा करते हुए एक कवि गिरधर राय के बारे में भी चर्चा की जा रही है कि बैताल ने गिरधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की। ये रीतिकाल में थोड़ा सा आप अलग छंद आप देखेंगे कि कुछ छंदों के लिए कुछ कवि ज्यादा फेमस रहे हैं, उसमें से बैताल और गिरिधर का नाम सर्वप्रमुख है। तो कुंडलिया क्या होती है इसको भी आप ध्यान में रखिए। हालांकि छंदों से संबंधित हमने वीडियो बनाई हुई है, हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। प्रत्येक कुंडलियां किसको संबोधित है? विक्रम को संबोधित करके लिखी गई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि विक्रम शाही की सभा में ये रहते थे, तो उन्हीं की प्रशंसा इन्होंने की हुई है। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद्य कहे हैं। यानी कि जो लोक में चीजें प्रचलित है, मौजूद है, व्यवहारिक रूप में लोक उसको अपना चुका है, उसको आधार बनाते हुए अ, बैताल ने कई विषयों पर अपनी रचनाएं की हैं, अपने पद्यों को लिखा है। और पद्यों को लिखा है तो कठिन भाषा शैली में नहीं लिखा है, बल्कि सीधे साधे पर ही जोर दिया है। गिरधर राय के समान इन्होंने भी वाक चातुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है, फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है। एक कुंडलिया नीचे दी जाती है। तो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि जब हम गिरिधर राय को पढ़ेंगे तो बैताल का जिक्र जरूर वहां पर अपने दिमाग में रखेंगे कि थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। गिरिधर राय के समान इन्होंने वाक चातुर्य और उपमा रूपक आदि लाने का प्रयास नहीं किया है। यानी कि इनके आदर्श के रूप में कोई है तो गिरधर राय। सीधी सादी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है, यानी कि भले छंदों का प्रयोग किया लेकिन उसमें सीधा सादापन ही है। और कथन जो इनके हैं वो अनूठापन है उसमें। तो उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर कि मरे बैल गरियार, मरे वह अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारी, मरे वह खसम निखट्टू, बामन सो मर जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। तो इन पंक्तियों को देखने से यही लग रहा है कि जो लोक में चीजें प्रचलित है, लौकिक व्यवहार का ज्ञान बैताल को अच्छा था, इसलिए उन्होंने तमाम चीजों को कहा कि अगर ये चीज खत्म भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पुत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, जो वंश को दागदार कर दे, ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं। और बेनियाव राजा मरे तबे नींद भर सोइए, बैताल कहे विक्रम सुनो, एतय मरे न रोइए। तो विक्रम को संबोधित करते हुए यहाँ पर बैताल कवि ने लिखा हुआ है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो आप कैच कर लेंगे कि ये बैताल की पंक्तियां हैं, लेकिन जब परीक्षाओं में जाएंगे तो वहां पर बृंद, बैताल, गिरिधर, बिहारी इत्यादि आपको कंफ्यूजन करने लगेंगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इन 5 कवियों को इस वीडियो लेक्चर में रखा था कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी तरीके से लगातार आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि इस ग्रंथ को हम कंप्लीट कर दें, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आप परीक्षाओं में और परीक्षाओं के बाद आप चयनित होंगे तो कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और लगेगा कि हाँ, आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।